हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जी फिर आपके साथ और जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के हाजिर हूँ। और उम्मीद है कि प्रैक्टिस सेट पहला आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ, और उसका डिस्क्रिप्शन भी। लेकिन इसमें हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए हैं और उससे भी अच्छा आपको मिलेगा। संदीप देखो कुछ हो गया यार। अच्छा वही, ठीक ठीक। तो इसमें उससे भी ज़्यादा कुछ मिलेगा, इसलिए आप लोग लगातार बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ समस्याओं के कारण, कोचिंग बंद होने के कारण हमारे वीडियो लगातार आपको नहीं मिल रहे, इसके लिए सॉरी। फिर भी आज के प्रैक्टिस सेट से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और इसका एक्सप्लेनेशन आप नोट करते जाइएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ब्रह्मा कोड व आंतरिक कोड के मध्य असंबद्धता क्या कहलाता है। ब्रह्मा कोड और आंतरिक कोड के मध्य की असंबद्धता क्या कहलाती है। तो इसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया होगा। ठीक है, तो हम आइए इसके बारे में एक आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं। और जो छोटा सा ट्रिक है वो आपको बहुत ही काम आएगा, बहुत ही जगह पे काम आएगा। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और जो ट्रिक है उसमें क्या है, को मारे गुलेल। ठीक है, को मारे गुलेल, को मारे M R गुटेनबर्ग लेहमैन। तो ये सारी असंबद्धताएं आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक, तो पहला हमारा क्या है, कोनार्ड। पहला क्या है, कोनार्ड। पहला क्या है, कोनार्ड। और दूसरा क्या है, दूसरा बताइए आप लोग जानते हो तो। ठीक है, मोह। कौन से, मोह। और तीसरा हमारा क्या है, रेपिटी। तीसरा क्या है, रेपिटी। ठीक है, और चौथा हमारा क्या है, गुटेनबर्ग। क्या है, गुटेनबर्ग। ठीक, और पांचवा क्या है, लेहमैन। पांचवा क्या है, लेहमैन। ठीक, ये जितनी भी असंबद्धताएं हैं उससे रिलेटेड ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इसको पूरी तरह से जानने के लिए देखते हैं ये फिगर। इस फिगर में आप देखिए कि एक पृथ्वी का क्या है, ये एक पृथ्वी है और पृथ्वी का क्या है, ये कटा हुआ भाग है। ठीक है, और जो डेप्थ तक का भाग शो करता है और उसको हमने कई भागों में क्या किया है, डिवाइड कर लिया है। इधर आप देखिए कि इसकी क्या हुई दी हुई है, इधर आपको दी हुई इसकी डेंसिटी। डेंसिटी जो वाह परत है उसकी, और जो इसके बाद फिर नीचे इसी तरह क्रम में घटते हुए क्रम में आपको इसकी डेंसिटी दिखेगी। और आपको पता है कि पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 5.5 होती है। और कितनी मिनिमम होती है, 2.90। और मैक्सिमम कितनी होती है, 13.6। और इन्हीं का एवरेज क्या होता है, 5.5। ठीक है, जो इन्हीं का एवरेज 5.5 होता है। इसी में देखिए कि जो क्रस्ट पृथ्वी का जो हमने ये पार्ट काट करके निकाला है, इसमें ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, अपर मेंटल। क्या कहते हैं, अपर मेंटल। इसको लोअर मेंटल। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, आउटर कोर। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, इनर कोर। इसे क्या कहते हैं, इनर कोर। इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रस्ट कहते हैं। तो जहां पे क्रस्ट और इसके मेंटल के बीच का जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जिसे आप ये वाला भाग देख रहे हैं, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है। और जो नाम दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी, असभ्यता। मतलब जहां से डेंसिटी में अचानक परिवर्तन आता है उसी को क्या कहते हैं कि दो चीजें जब एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे आपने किसमें पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट में,
कि ये पोर्शन क्या कहलाता है, इकोटोन। जब दो इन्वायरमेंट आपस में मिलते हैं, यानी कि दोनों के लक्षण जितने पोर्शन में पाए जाते हैं, उसे आप इकोटोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इकोटोन। इसी तरह इसको जहां पे एक से दूसरे के परिवर्तन होता है या दोनों को मिक्सचर चीज पाया जाता है, उसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और डिसकंटिन्यूटी के क्रम में पहला हमारा क्या है, कोनार्ड। पहला कौन सा है, कोनार्ड। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा मोहो, और तीसरा रेप्टी, और चौथा हमारा क्या, गुटेनबर्ग, और पांचवा हमारा क्या है, लेहमैन। पांचवा हमारा क्या है, लेहमैन। तो आपने देख लिया कि कोनार्ड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमैन 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, और किसके किसके बीच में पाई जाती है, पहली वाली आपने देख ली, ये दूसरी वाली देख ली, यहाँ पे तीसरी वाली, यहाँ पे चौथी, और यहाँ पे पांचवी। सब अलग अलग असंबद्धता क्या है, पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती हैं, इन्हीं से ये क्वेश्चन है। और अब फिर से क्वेश्चन में लौट करके चलते हैं। और क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मा कोड किसके बात कर रहा, ब्रह्मा कोड और आंतरिक कोड। किसकी बात कर रहा, ब्रह्मा कोड और आंतरिक कोड की बात कर रहा। तो देखिए, ये ब्रह्मा कोड या आंतरिक कोड, इसके अंदर कौन सी पाई जाती है, लेहमैन। कौन सी पाई जाती है, लेहमैन। और मैंने इसके लिए ट्रिक बताई, को मारे गुलेल। क्या मैंने ट्रिक बताई, को मारे गुलेल। ठीक है, को मारे गुलेल। इसमें पहले का से कोनार्ड, मा से मोहो, का से कोनार्ड, मा से मोहो, रास रे से रेपिटी। ठीक है, अग्गा से गुटेनबर्ग, कौन सी, गुटेनबर्ग, और फिर ले से लेहमैन। ठीक है, ये वर्ड एक्स्ट्रा है, इसे आप छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। तो आप देख लीजिए, कहाँ पे लेहमैन है हमारी, ब्रह्मा कोड और इनर कोड। ये हमारी क्या है, ब्रह्मा कोड और ये इनर कोड। तो अब पहले हम चलते हैं, ब्रह्मा कोड और किसके बीच में पूछा है, इनर कोड। ब्रह्मा और इनर के बीच में पूछा है। तो आप बिना देखे इसका आंसर कर देंगे, लेहमैन। इसका आंसर क्या कर देंगे, लेहमैन। सबसे लास्ट में है लेहमैन, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली नदी। किसमें, यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली नदी। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ये आप क्या जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। ये हमारा यूरोप है, ये हमारा क्या है, यूरोप है। और यहां से ये क्या है, ये झील है। और ये हमारा कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है। ये हमारा क्या है, यूराल पर्वत है। और इधर रूस, इधर क्या है, कजाकिस्तान है। और ये कौन सा, कैस्पियन सागर है। ये कौन सा है, कैस्पियन सागर। और इस तरह से ये यहाँ पे एशिया है, यहाँ हमारा क्या है, एशिया है। और ये इसको क्या करता है, अलग करता है। तो यहाँ से यूराल पर्वत से ही कौन सी नदी निकलती है, यूराल नदी। तो यूरोप या एशिया की मध्य सीमा पे बहने वाली जो नदी है, और सीमा बनाने वाली नदी कौन सी नदी है, यूराल नदी। कौन सी नदी है, यूराल नदी। ठीक है, आइए यूराल नदी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारी क्या है, यूराल नदी है। ये वेस्ट कजाकिस्तान है, इधर रसिया है। ये यूराल पर्वत से यह हमारी नदी बहती हुई इधर यहाँ से आके कैस्पियन सागर में गिर रही है। क्या है, हमारी नदी यहाँ से बहती हुई आकर के कहाँ गिर रही है, कैस्पियन सागर में गिर रही है। किस में गिर रही, कैस्पियन सागर में। अब आप देखे होंगे कि ये हमारा क्या है, एशिया। थोड़ा सा ये फिगर स्पष्ट नहीं दिख रहा, इसमें ये वाला क्षेत्र जो हमारा है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, यूराल पर्वत। यहाँ पे क्या है, यूराल पर्वत। और यहीं से ये नदी निकल करके आती है और यहाँ कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो ये क्वेश्चन था हमारा यूराल नदी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे,
निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? हमें क्या करना है? असंगत को छांटना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? 4 प्रकार की क्या दी हुई है? जल संधियां दी हुई है। क्या दी हुई है? जल संधियां। पहली कौन सी? जिब्राल्टर। दूसरी कौन सी? बाब अल मंदेव। और तीसरी कौन सी? डोवर। और चौथी कौन सी? पाक। अब इसमें से जो चीज आपको आती हो, सबसे पहले क्या करना है? इनमें से जो भी आपको आता हो पहले उसी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो पाक जल संधि आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। कौन सी? पाक जल संधि आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। आइए मैं उसका फिगर दिखाता हूं पाक जल संधि का। ये आपकी ये क्या है? ये जो संधि यहाँ पे है, ये वाली, ये पाक जल संधि कहलाती है। ये वाली क्या है? ये वाली जो संधि है हमारी, ये वाली जो संधि है ये पाक जल संधि कहलाती है। यानी किसके किसके बीच में है? इंडिया के और किसके? श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया? एक भाग क्लियर हो गया। पहला भाग क्या है? पहला भाग है हमारा पाक जल संधि। कौन सा? पाक जल संधि। तो ये हमारी पाक जल संधि है और ये किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। एक बात सही हो गई। क्या हो गई? एक बात हमारी यहां से सही हो गई। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। इसमें से बताइए कौन सी आपको नहीं आती? इसे क्या कहते हैं? कौन सी आपको नहीं आती? अब सबसे पहले देखिए कि जो बहुत प्रसिद्ध है जिब्राल्टर। कौन सी? जो बहुत प्रसिद्ध है वह हमारी कौन सी है? जिब्राल्टर। और हमारी जिब्राल्टर जो संधि है वो कहाँ पाई जाती है? बताइए। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? ये भूमध्य सागर। कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागर। और किसके किसके बीच में पाई जाती है? ये यहाँ पे पाई जाती है, इस जगह पे। फिगर सही दिख नहीं रहा, इस जगह पाई जाती है। ठीक है, इस जगह पाई जाती है। और ये हमारा इधर, इधर हमारा क्या है? यूरोप है। और इधर क्या है हमारा? एशिया है। इधर क्या है? एशिया है। और इन दोनों के मध्य में यह जल संधि पाई जाती है और इसको क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि। और इसे क्या कहा जाएगा? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। तो जिब्राल्टर संधि हो गई, तो ये भी सही हो गया। क्या हो गया? ये भी सही हो गया। कौन सा? पहला वाला। ये भी मैच कर रहा, ये भी मैच कर गया। अब हमारी आती है बाब अल मंदेव। ठीक है, कौन सी आती है? बाब अल मंदेव। जो बाब अल मंदेव है ये भी आप जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध है। उससे पहले इसको देख लो, डोवर को। किसको देख लो? डोवर को देख लो। डोवर जल संधि कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले आपको ये बताना है कि डोवर जल संधि कहाँ पाई जाती है। डोवर जल संधि आप जानते हैं कि ये हमारा इधर पड़ता है फ्रांस और इधर पड़ता है यूके। क्या पड़ता है? यूके। यूके और फ्रांस के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यूके और फ्रांस के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यूके और फ्रांस के। इधर क्या पड़ता है? नॉर्थ सी पड़ता है। इधर क्या पड़ता है? नॉर्थ सी पड़ता है ना। अब जो नॉर्थ सी है उसी को ये जल संधि क्या करती है? जोड़ती है। किससे जोड़ती है? इंग्लिश चैनल से। किससे जोड़ती है? यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है? इंग्लिश चैनल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंग्लिश चैनल पाया जाता है। तो इंग्लिश चैनल को ये जोड़ती है। कौन सी? हमारी डोवर जल संधि। ठीक। अब दूसरा एक और बचा है बाब अल मंदेव। कौन सा बचा है? बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा और बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक, तो जिन लोगों ने सुना है वो उसकी पहले लोकेशन बताएं कमेंट में हमें कि ये कहाँ पड़ता है। सबसे पहले क्या बताएं? कमेंट में। 1 सेकंड देखता हूं कि कौन बताता है। तो ये कहाँ पाई जाती है बाब? ये वाली हमारी जल संधि। कोई तो इस कमेंट करके बताएंगे। ठीक, इसमें गलत भी यही, ये वाली है हमारी। कौन सी? डोवर जल संधि। ये विश्व की सबसे चौड़ी नहीं है लेकिन इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। किसको? बाब अल मंदेव को।
क्या कहा जाता है? आंसुओं का द्वार कहा जाता है। अब बताओ कि ये कहाँ पाई जाती है? ठीक, तो ये कहाँ पाई जाती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी। कहाँ पाई जाती है? ये हमारी पाई जाती है लाल सागर, कहाँ? लाल सागर और किसके बीच में? अदन की खाड़ी। किसके बीच में पाई जाती है? अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी में पाई जाती है, लाल सागर और अदन की खाड़ी में। और इसे क्या कहा जाता है? आंसुओं का क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। आंसुओं का क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। और जो डोवर जल संधि है अटलांटिक, कौन सी हमारी? जो हमारी अटलांटिक और किसके बीच में पाई जाती है? भूमध्य सागर के। किसके? अटलांटिक और उसके भूमध्य सागर के बीच में पाई जाती है। तो इस तरह से हमें पहले का आंसर मिल गया, दूसरे का मिल गया और तीसरे का, चौथे का मिल गया। और ये वाला कौन सा हो गया? हमारा गलत हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया? गलत हो गया। अब बताइए कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो हमारी डेविस है। वो हमारी कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो कौन सी है? डेविस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ठीक है, कौन सा विस्तार पूछ रहा है? ये इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और कौन सा? लॉन्गिट्यूड विस्तार पूछ रहा है। तो आप जानते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, और इसको हम वर्चुअल लाइन से डिवाइड करते हैं। और ये हमारी क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर है। ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर है। इसके इधर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, है ना। और अगर यहाँ से यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है और यहाँ हमारा क्या है? साउथ पोल है। यहाँ हमारा क्या है? साउथ पोल है। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो जो ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला, ये क्या हो जाए? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, या इसे कहते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, है ना। तो पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा भारत की जो लोकेशन है यहीं पे है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो जहां भारत की लोकेशन है पहले उसी जगह पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की लोकेशन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे काउंट की जाती है, फिर इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा इंडिया, ये क्या है? हमारा इंडिया। इंडिया का जो ये पॉइंट है, इंडिया का जो हमारा ये पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कन्याकुमारी। इसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। इसे कहते हैं कन्याकुमारी। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा कहाँ? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। ठीक, और इसे कहते हैं इंदिरा काल। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा काल कहते हैं। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं? जीवीथू। क्या कहते हैं? जीवीथू कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवीथू। और ये वाला जो पॉइंट गुजरात में है इसे हम लोग क्या कहते हैं? गौर माथा। क्या कहते हैं? गौर माथा। क्या कहते हैं? गौर माथा कहते हैं। तो इसके प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में हो सकते हैं। ठीक है, इस पे इधर उधर परेशान होने की बात नहीं है। हमें देखना है कि दो चीजें होंगी। एक हमने अभी आपको बताया, क्या बताया? पहले आप ये देख लीजिए क्या बताया हमने। हमने बताया कि ये जो हेमिस्फीयर है, इधर वाला भाग नॉर्दर्न, इधर वाला भाग कौन? तो यहाँ नॉर्थ से लेकर के उधर नॉर्थ तक, इधर नॉर्थ से लेकर के कहाँ? इधर नॉर्थ तक, यहाँ नॉर्थ से लेकर के इधर नॉर्थ चलेगा पूरा, इधर ईस्ट से लेकर के इधर ईस्ट चलेगा पूरा। तो इसी के बीच में तो हमारी सारी डिस्क्रिप्शन होंगे, है ना। तो आप देख लीजिए, ये जो हमारा क्या है? पश्चिमी, सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये हमारा कैसा बिंदु है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु है।
कौन सा बिंदु है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक, ये कौन सा बिंदु है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। और ये सबसे पूर्वी बिंदु है ना? ये सबसे कौन सा? पूर्वी बिंदु है। और ये सबसे दक्षिणी और ये सबसे उत्तरी बिंदु है। इतने के बीच में हमारा भारत क्या है? फैला हुआ है। इतने के बीच में हमारा भारत क्या है? फैला हुआ है। जो ये हमारा भारत फैला हुआ है, अगर हम इस पे बात करते हैं कि कहां से कहां तक, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के कितना? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और इधर देखिए कहां से? 68 डिग्री 7 मिनट, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कितना? 97 डिग्री 25 मिनट, कितना? ये ईस्ट से लेकर, कहां से? ईस्ट से लेकर कहां तक? ईस्ट तक। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, तो इसके बीच की दूरी हो गई, ये कितने किलोमीटर हमारी? 3214 किलोमीटर। ये ज्यादा है। और इससे इसके बीच की दूरी देख लीजिए, इसके बीच की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। एक और चीज, ये हमारी मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। ये किसका है? मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का। ये किसका है? मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो हमारा क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है ना? और इसी को क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, या इसी को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या? पार्सन पॉइंट। इसी को क्या कहा जाता है? पार्सन पॉइंट। ठीक, पार्सन पॉइंट भी इसी को कहा जाता है। 3 नामों से जाना जाता है। और इसका विस्तार कितना लिखा है? 6 डिग्री 45 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये तो भारत के स्थिति और विस्तार हो गया। ये भारत का क्या हो गया? स्थिति और विस्तार। आइए अब क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। कितने डिग्री? सबसे पहले तो देखिए उत्तरी उत्तरी किसमें है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, तो पहले देखिए 68 डिग्री 7 मिनट। यहां से पूर्वी का मतलब क्या हुआ? पूर्वी का मतलब हुआ ईस्ट से लेकर कहां तक? 97 डिग्री कितने मिनट तक? ईस्ट तक। तो एक तो ये बात बिल्कुल सही हो गई, ये बात बिल्कुल सही हो गई। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये अगर सही हो गया तो ये गलत हो गया। फिर देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कितना? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये वाला भी सही हो गया, ये वाला भी सही हो गया। अब 9 डिग्री 45 मिनट उत्तरी, ऐसा कहीं हमने अभी देखा नहीं। तो कौन कौन से सही हो गए? बी और सी। कौन कौन से सही हो गए? बी और सी सही हो गए। कौन कौन से सही हो गए? बी और सी सही हो गए। ठीक है, बी और सी सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय फ्रंट फॉल्ट यानी HHF निम्नलिखित में किस को अलग करता है? निम्न में किसको अलग करता है? वैसे ये बड़ा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अभी मेरी जब क्लास होगी हिमालय वाली उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ इसके आंसर देख लेते हैं। इसमें 3 तरह के फॉल्ट होते हैं। ठीक, आप जान लीजिए कैसे 3 तरह के फॉल्ट होते हैं। एक होता है कौन? महान हिमालय। एक कौन होता है? महान हिमालय। एक कौन होता है? मध्य हिमालय। ठीक है, एक कौन होता है? मध्य हिमालय। एक कौन होता है? शिवालिक हिमालय। एक कौन होता है? शिवालिक हिमालय। ठीक, तो इसके बीच में एक फॉल्ट, इसके बीच में एक फॉल्ट, इसके बीच में एक फॉल्ट, 3 तरह के फॉल्ट पाए जाते हैं। कितना कैसे कैसे होता है इस बारे में डिस्कशन हम आपको बताएंगे। इस बारे में क्या करेंगे? आपको डिस्कशन बताएंगे अपने किसमें? क्वेश्चन जब हमारी क्लास होगी। तो आप हमारी क्लास से क्या करिए? जुड़े रहिए, क्लास से हमारे जुड़िए। और जो हमारे रेगुलर वीडियो क्लास के आते हैं उनमें आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन क्या होगा? मिल जाएगा। तो लेकिन इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्या है? शिवालिक हिमालय। क्या होता है? शिवालिक हिमालय। हिमालय के जो निचले वाला भाग है और जो ये गंगा नदी हमारी बह करके आती है, गंगा नदी के ये कौन सा भाग? गंगा नदी का ये भाग, ये वाला भाग जो दक्षिणी हिमालय यानी शिवालिक हिमालय को किससे अलग करता है?
गंगा के बेसिन से अलग करता है। यही हमारा क्या कहलाता है, HFF फाल्ट, यानी कि हिमालय फ्रंट फाल्ट। फ्रंट मतलब सामने यानी पहले पड़ने वाला, ये पहला फाल्ट है। कौन सा फाल्ट है, पहला फाल्ट है। और इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया ये, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र से बेसिन से इसको अलग करता है। गंगा से किसके, मैदानी क्षेत्र यानी बेसिन से अलग करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताते तो हम डिस्कशन भी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो वह प्रथम तुर्क शासक, क्या, वह प्रथम तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, क्या चलाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। अब बताइए इन चार में से कौन सा शासक है जिसने क्या किया था, शुद्ध अरबी सिक्के। पहले क्वेश्चन को आप लोग ठीक से क्या करिए, देख लीजिए। क्वेश्चन को क्या करिए, ठीक से देख लीजिए। ठीक, तो पहले हमारे यहाँ जो शासक आया था, ठीक, तो गुलाम वंश आया था हमारे यहाँ। पहले कौन सा वंश आया था, गुलाम वंश। और गुलाम वंश में दूसरा शासक था क्या, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। यही है जिसने पहले सिक्के चलवाए थे। क्या किए थे, अरबी सिक्के चलवाए थे। और अरबी जो सिक्के चलवाए थे उसमें टकसालों का नाम टकसालों का नाम छपवाया था। पहला तो क्या छपवाया था, टकसालों का नाम। और दूसरा क्या, किसका, जो क्या होते थे उस समय, खलीफा होते थे। क्या होते थे, खलीफा होते थे। तो खलीफा का नाम अंकित करवाया था इसने। क्या करवाया था, खलीफा का नाम अंकित कराया था। ठीक, क्या कराया था, खलीफा का नाम अंकित कराया था। दो काम मैंने बताए, गुलाम वंश का यही शासक था पहला जिसने सिक्के चलवाए थे अरबी। और उसने कौन सा सिक्के, टकसाले, पहले सिक्कों में क्या किया था, टकसालों का नाम अंकित कराया था। और क्या कराया था, खलीफा का नाम अंकित कराया था। और इसने दो तरह के सिक्के चलाए थे। इसने क्या, किस तरह के सिक्के चलाए थे, एक तांबे का और एक चांदी का। एक किसका, चांदी का, और दूसरा किसका चलाया था, तांबे का सिक्का। दूसरा किसका चलाया था, तांबे का सिक्का। एक चांदी का और दूसरा किसका चलाया था, तांबे का सिक्का। समझ रहे होंगे आप लोग। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत लोगों को बहुत अच्छे से आता रहता है, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जो चांदी को कभी कभी पूछ लेता होता, जो चांदी का सिक्का उसे क्या कहते, टंका। उसे क्या कहते थे, टंका। अब तांबे वाले को क्या कहते थे, जीतल। तांबे वाले को क्या कहते थे, जीतल। और ये कितने का होता था, 175 ग्राम का। कितने का होता था, 175 ग्राम का। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत जानते हैं। और तुर्कों में सबसे पहला यही शासक था। ठीक है, तो जिसने सिक्के चलवाए थे और टकसालों का नाम अंकित कराया था, खलीफा का नाम अंकित कराया था। दो प्रकार के सिक्के चलाए थे, एक चांदी का और एक तांबे का। चांदी वाले को टका और तांबे वाले को जीतल कहते हैं। तांबे वाले को क्या कहते हैं, जीतल। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मिलेंगे, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत में कब आक्रमण किया था, 11वीं शताब्दी में। कब किया था, 11वीं शताब्दी में, है ना। किस शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, है ना। जब 11वीं शताब्दी में आक्रमण कर रहा था, तो आप एक नाम जानते हैं कि जहां पे 17 बार मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। कितनी बार, 17 बार मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। ठीक है, किसने, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। और किस पर्पज से, लूटने के पर्पज से। किस पर्पज से, लूटने की। जो यहाँ की धन संपत्ति थी, लूटने के परिप्रेक्ष्य में बार बार वो आक्रमण करता था और यहाँ से लूट कर ले जाता था। इसी क्रम में एक जगह का आप नाम जानते, सोमनाथ का मंदिर। कौन सा, सोमनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर, सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, जो सोमनाथ का मंदिर है, इसमें मोहम्मद गोरी ने कई बार आक्रमण किए। क्या किए, कई बार आक्रमण किए। और जब 1924 में, कब, 1924 में, ठीक, सॉरी, मोहम्मद गोरी नहीं, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गोरी नहीं, कौन, मोहम्मद गजनवी। ठीक, तो 1924 में जब मोहम्मद गजनवी, सॉरी 1924 नहीं, 1024 में, कब, 1024 में कौन आया था, मोहम्मद गजनवी आक्रमण करने आया।
तो इसके साथ कौन आया था, इसके साथ कौन आया था इनमें से बताइए। तो इनके साथ आया था अल बरूनी। कौन आया था, अल बरूनी आया था। कौन आया था, अल बरूनी आया था भारत। तो भारत अल बरूनी पहली बार कब आता है, 1024 में आता है। और किसके साथ आता है, किसके साथ आता है, ये आता है मोहम्मद गजनवी के साथ। और कब तक रहता है ये, कब तक रहता है, 1024 से लेकर के कब तक, 1030 तक। कब तक रहता है भारत में, 1024 से लेकर 1030 तक। और ये एक बहुत अच्छा काम करता है। भारत का क्या बनाता है, मानचित्र बनाता है। क्या बनाता है, मानचित्र बनाने का काम करता है, मानचित्र में प्रदर्शित करने का काम करता है। कौन करता है, अल बरूनी करता है। कौन करता है, अल बरूनी करता है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम क्या था, तहरीक ए हिंद। किताब का नाम क्या था, तहरीक आ हिंद, तहरीक आ हिंद। इन्होंने एक किताब लिखी थी हिंदुस्तान पे, जिसे क्या कहा जाता है, तहरीक आ हिंद कहा जाता है। उस किताब को क्या कहा जाता है, तहरीक आ हिंद कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन सही से देख लीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ठीक, तो आप सभी लोग जानते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, धर्मपाल। और इसने कई उपाधियां धारण की थी। क्या की थी, उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तो कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, कोई बताएगा। पहली महाराजाधिराज की। कौन सी उपाधि धारण की थी, पहली उपाधि कौन सी धारण की थी, महाराजाधिराज की। और दूसरी उपाधि कौन सी धारण की थी, परमेश्वर की। और तीसरी कौन सी धारण की थी, परम भट्टारक की। ठीक है, तो एक तो महाराजाधिराज, कौन, महाराजाधिराज। ठीक है, कौन सी, महाराजाधिराज। दूसरी भट्टारक, कौन सी, भट्टारक। ठीक है, और तीसरी किसने कौन सी उपाधि धारण की थी बताइए। तीसरी, जो तीसरी उपाधि थी परमेश्वर की। कौन सी थी, परमेश्वर की। कौन सी थी, परमेश्वर की थी। तीसरी उपाधि किसकी थी, परमेश्वर की थी। और ये कौन सा था, बौद्ध धर्म को मानता था। ये क्या किसको मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। और इसने वहीं पे क्या, पाटलिपुत्र में क्या, एक बौद्ध विहार बनवाया था। क्या बनवाया था, पाटलिपुत्र में क्या बनवाया था, एक बौद्ध विहार बनवाया था। क्या बनवाया था, बौद्ध विहार बनवाया था। क्या बनवाया था, बौद्ध विहार बनवाया था। और एक क्या बनवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनाया था। क्या बनाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनाया था। ठीक, बौद्ध विहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। और इसके साथ साथ इसने बहुत बड़े एक दरबार का आयोजन किया था। क्या किया था, बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसने बौद्ध विहार भी बनवाया था विक्रमशिला में, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनवाया था। और क्या किया था, इसने बहुत बड़ा धार्मिक एक आयोजन विद्वानों का किया था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। और उस समय चंदेरी का शासक कौन था, उस समय चंदेरी का शासक कौन था। तो ये आंसर तो आप तुरंत दे दें कि चंदेरी का शासक कौन था, मेदिनी राय। चंदेरी का शासक कौन था, मेदिनी राय। ठीक है, चंदेरी का शासक कौन था, मेदिनी राय। ठीक, और ये युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था, 1528 में। और एक बात आप जानते हैं कि बाबर ने कुल कितने युद्ध लड़े थे। बाबर के युद्ध अगर बात करें तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे, 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन, एक 1526 में, एक 1527 में, एक 1528 में, और एक 1529 में। कितने युद्ध लड़े थे बाबर ने, 4 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे, 4 युद्ध लड़े थे। ठीक, तो चारों युद्ध आप जानते हैं। इनमें से अगर
देखिए पढ़ने का एक तरीका होता कि अगर इन चारों युद्ध में से एक भी युद्ध आपको याद है और उसको आगे पीछे रिलेट कर दे, उसे क्या कर दें, आगे पीछे रिलेट कर दें, तो सारे युद्ध क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। और एक और खास बात बताएं कि मेदिनी राय के बारे में अगर कहा जाता है, ये ऐसा हिंदू शासक था जो मालवा के जितने शासक थे, किसके, मालवा के जितने शासक थे, जितने भी शासक थे, उनको मजबूत बनाने का काम किसने किया था, मेदिनी राय ने किया था। किसने किया था, मेदिनी राय ने किया था। तो ये 8 युद्ध आप देखिएगा, नहीं तो हमारी जब फिर से क्लास होगी उसमें इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है ना। तो ये बात अभी सभी लोग जानते हैं, एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है, मेरा लेक्चर पढ़ा देख लीजिएगा, किसको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता। जो BL मेहता थे, कब इनकी एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, 1956 में। कब बनाई गई थी, 1956 में। इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी, 1957 में। कब दी थी, 1957 में दी थी। और इन्होंने क्या कहा जाता था, त्रिस्तरीय व्यवस्था। कौन सी, त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की बात की थी, है ना। उसमें आप पहला जानते ही हैं, कौन सा, ग्रामीण, यानी कि ग्राम सभा की बात की थी, ग्राम पंचायत की। पहला किसकी बात की थी, ग्राम पंचायत की। दूसरा किसकी बात की थी, क्षेत्र पंचायत की। किसकी, क्षेत्र पंचायत की। तीसरा जिला पंचायत की। तीसरा किसकी बात की थी, जिला पंचायत की। तो ये हमारे थे बलवंत राय मेहता, जिन्हें किसका शिल्पी कहा जाता था, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता था। ठीक, किसको कहा जाता था, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता। आज भी इन्हीं की व्यवस्था लागू है। बहुत सारी कमेटियां आई, बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन ये नहीं बदला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए, विधान परिषद के कुल सदस्य कितना, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, कितने रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक, अब पहले ये आप ये जानना चाहिए कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, पहले ये जान लीजिए, तभी तो आप बता पाएंगे। तो जो पब्लिक द्वारा सीधे चुने जाते हैं, ठीक है, जो पब्लिक द्वारा सीधे चुने जाते हैं, यानी कि जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। और जो उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, जनता के किसके द्वारा, प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। अब इसकी अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव की हम बात करते हैं, वैसे जो विधान सभा है उसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक हमारा क्या है, जो विधानमंडल है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या, विधानसभा, एक क्या होता है, विधानसभा, और दूसरा क्या होता है, विधान परिषद। दूसरा क्या होता है, विधान परिषद। दूसरा हमारा क्या है, विधान परिषद। एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। जो विधान परिषद है ये स्थायी सदन होता है। ये कैसा होता है, स्थायी सदन होता है। ठीक, यहाँ के जितने मेंबर होते हैं सभी डायरेक्ट किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ के अधिकतर मेंबर किसके द्वारा चुने जाते हैं, यहाँ के अधिकतर मेंबर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। इनमें से अगर बात करें तो जो 1/3 है, कितने, 1/3 है, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, विधायकों, जो चुने हुए विधायक हैं, ठीक है, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 नगर निकायों द्वारा, क्या होता है, नगर निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 कौन से, शिक्षकों के चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं, शिक्षक, जो कम से कम 3 वर्ष का टीचिंग अनुभव ले रहे हों, और शिक्षक ही इनको चुनते हैं। और 1/12 कौन चुने जाते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट। कौन, ग्रेजुएट पास, जो 3 साल से पास कर चुके होंगे, ठीक है, ग्रेजुएट पास चुने जाते हैं। और उसमें से 1/6 भाग
किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक, तो ये वाले अगर आप देखें तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होते। लेकिन ये वाले हमारे कितने होते हैं? ये वाले हमारे राज्यपाल सीधे चुनता है, तो इनको प्रत्यक्ष माना जाता है। तो 1 से क्या करिए? 1 से करिए क्या? 1/6 घटा दीजिए। 1 से क्या करिए? 1/6 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5/6। कितना आ जाएगा? 5/6। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 5/6 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। तो इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत रिमूव करने का संकल्प निम्नलिखित में कहाँ प्रस्तावित किया जाता है ना? तो पहले हमें क्या जानना होगा कि उपराष्ट्रपति क्या होता है। पहले हमें क्या जानना होगा? उपराष्ट्रपति क्या होता है, और उपराष्ट्रपति के साथ साथ इसे कैसे हटाया जाता है। तो आप उपराष्ट्रपति के जितने आर्टिकल हैं उनको याद कर लीजिए। क्या करिए? उपराष्ट्रपति के जितने आर्टिकल हैं उनको पहले जान लीजिए। तो आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 67। किसमें? आर्टिकल 67 कहता है, क्या कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, क्या करना है? उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो क्या करता है? इसके लिए कौन? उच्च सदन। उच्च सदन मतलब राज्यसभा। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा क्या लाएगा? प्रस्ताव लाएगा। क्या करेगा? प्रस्ताव लाएगा, और लोकसभा उसे अनुमोदित करेगा। लोकसभा क्या करेगा? लोकसभा भी उसको पास करेगा। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। तो संसद के किसी भी सदन में यह गलत हो गया, केवल लोकसभा में यह गलत हो गया, संसद की संयुक्त बैठक में यह गलत हो गया। तो कौन सही हो गया? केवल राज्यसभा में इसके लिए बिल वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। किस में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में इसके लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीलिडा संघ के जंतु निम्नलिखित में किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं? एनीलिडा संघ के जंतु निम्नलिखित में किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं? ठीक है, एनीलिडा संघ के जंतु निम्न में किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं? पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। क्या करिए? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। अभी है, थोड़ा सर दर्द करने लगा। ठीक, तो सबसे पहले एक तरफ क्या लिख लीजिए? एक तरफ संघ लिख लीजिए। एक तरफ क्या लिख लीजिए? संघ लिख लीजिए। ठीक, और एक संघ या उसके जंतु लिख लीजिए, और एक तरफ उत्सर्जन के अंग लिख लीजिए। उत्सर्जन के क्या लिख लीजिए? अंग लिख लीजिए। ठीक, संघ और उत्सर्जन के अंग। अब इस तरह से इसको डिवाइड करके अगर हम करते हैं तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बाद देखते हैं? किसके बाद हम देखते हैं? विसरण। विसरण किसके द्वारा होता है? संघ का नाम है एनीलिडा। किसके द्वारा? एनीलिडा। किसके द्वारा होता है? एनीलिडा के द्वारा होता है। विसरण किसके द्वारा होता है? एनीलिडा के द्वारा होता है ना? और फिर एक एनीलिडा के द्वारा विसरण नहीं होता मुझे लगता है। ब्रक, ज्वालाकोशिकाएं और विशिष्ट नलिका तंत्र, सबके बारे में अलग अलग पहले लिखें। पहले इनको क्या करें? इनके बारे में रुक जाइए, गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, पहले हम सबके पहले बारे में देख लेते हैं। एक है विसरण, दूसरा है ब्रक, तीसरा ज्वालाकोशिकाएं, और चौथा हमारा क्या? विशिष्ट तंत्रिका तंत्र। चौथा हमारा क्या है? विशिष्ट तंत्रिका तंत्र है ना?
चौथा हमारा क्या है, विशिष्ट तंत्रिका तंत्र है। तो जो वृक्क है ये हमारा किसके द्वारा होता है उत्सर्जन, वृक्क से एनेलिडा के द्वारा। किसके द्वारा, एनेलिडा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एनेलिडा के द्वारा। किससे, वृक्क से उत्सर्जन होता है। वृक्क से उत्सर्जन एनेलिडा के द्वारा होता है ना। वृक्क से उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, एनेलिडा के द्वारा होता है। अब इसके बाद हम आते हैं किससे, विसरण। विसरण कहाँ पे होता है, जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं। किसके द्वारा, एक कोशिकीय जंतु। कौन से, एक कोशिकीय। कौन से, जो एक कोशिका, जैसे आपका क्या आता है, अमीबा आता है। क्या आता है, अमीबा पैरामीशियम। कौन आता है, अमीबा और पैरामीशियम। ये जो हमारे अमीबा और पैरामीशियम एक ऐसे जंतु हैं, एक कोशिकीय जीव है। ये कैसे जीव हैं, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म, कौन सा, जिम्नोस्पर्म किसके द्वारा होता है, अब इस वाले में आते हैं। ठीक है। इसमें कौन से आते हैं, चपटे क्रमी आते हैं। इसमें कौन से आते हैं, चपटे क्रम, जो पेट में होते हैं, आंत में छिप जाते हैं। थोड़ा मुंह सूख रहा है, चपटे क्रमी आते हैं। इसमें क्या आते हैं, चपटे अन्नलिका तंत्र द्वारा पोरीफेरा। क्या, पोरीफेरा है ना, क्या है, पोरीफेरा। तो ये हमारे चारों आंसर हो गए। इसमें पहला एनेलिडा पूछा गया, एनेलिडा किसके द्वारा करता है, वृक्क के द्वारा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है। सबसे बड़ा क्या बताना है, एंजियोस्पर्म पौधा। ठीक, क्वेश्चन को सही से देखिए। तो एंजियोस्पर्म जो है हमारा, वो कौन सा है, यूकेलिप्टस। कौन सा है, यूकेलिप्टस। मुंह सूख रहा नहीं, मैं इनकी सबकी डिटेल आपको बताता। क्या है, यूकेलिप्टस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। भारत सरकार की क्या संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। कहाँ से ग्रहण की गई है, ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। कहाँ से ग्रहण की गई है, ब्रिटेन से ग्रहण की गई है ना। ये आप सभी लोग जानते हैं। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से और लिया गया है संसदीय प्रणाली है, विधि का शासन है। क्या है, विधि का शासन है। और क्या, एकल नागरिकता है। क्या है, एकल नागरिकता है, नागरिकता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है। क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं, ये सारी चीजें ली गई हैं ब्रिटेन से। सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक पुनरुद्वहन क्षमता होती है। क्या होती है, पुनरुद्वहन क्षमता होती है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए सही से और बताइए कि सबसे ज्यादा पुनरुद्वहन क्षमता किसमें होती है। ठीक, तो सबसे ज्यादा पुनरुद्वहन क्षमता किसमें होती है, हमारी मस्तिष्क में होती है। किसमें होती है, मस्तिष्क में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांस अभियान निम्नलिखित में किससे संबंधित है। कौन सा अभियान, सांस अभियान। ठीक है, सांस अभियान निम्नलिखित में किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन आ गया आपका। अभी जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है, क्या चलाई जाती है, योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, क्या चलाई जा रही हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक, तो ये किससे संबंधित है सांस अभियान, निमोनिया से।
किससे संबंधित है? श्वास अभियान हमारा निमोनिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? निमोनिया से। और इसको कौन? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, जब वे हेल्थ मिनिस्टर थे तो इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। क्या की थी? इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? किसकी तरह काम करता है? मस्तिष्क की तरह काम करता है। और कैसे मस्तिष्क की तरह काम करता है? तो ओरिजिनल मस्तिष्क तो हो नहीं सकता, तो कैसा होता है? आर्टिफिशियल। कैसा मस्तिष्क हो सकता है? आर्टिफिशियल मस्तिष्क। आर्टिफिशियल मस्तिष्क हो सकता है। जो आर्टिफिशियल मस्तिष्क की तरह कौन काम करता है? क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा काम करता है? क्वांटम कंप्यूटर काम करता है। और ये किस में प्रयोग होता है? रिसर्च में प्रयोग होता है। किसमें? रिसर्च में, बड़ी गणनाओं में। किसमें? बड़ी गणनाओं में, या आप कह सकते हैं जटिल गणनाओं में। किसमें? जटिल गणनाओं में प्रयोग होता है। किसमें? जटिल गणनाओं में प्रयोग होता है। और किसमें प्रयोग? रिसर्च में हो गया, बड़ी गणनाओं में हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीजों को फास्ट करने में। किसमें? फास्ट करने में, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने में। किसमें? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे रोबोटिक्स। क्या है? रोबोटिक्स है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे रोबोट हैं जो अपने अनुसार काम कर लेते हैं, जैसा आप करते हैं वैसा देख देख करके चीजों को ग्रहण करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय पांडुरंगन भटकर को माना जाता है। ठीक है, ये एक शिक्षाविद है। क्या है? शिक्षाविद है। ठीक है, और क्या है? जो आईटी के जितने वैज्ञानिक हैं उनका जो संघ है, उनके ये क्या है? लीडर भी हैं। उनके क्या है? ये लीडर भी हैं। कौन? बेटे विजय पांडुरंग। ठीक है, तो ये काफी प्रचलित व्यक्ति हैं, इनके बारे में भी जान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट का उदाहरण है। तो ये मैंने वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट के बारे में आपको पढ़ा दिया है, और ये किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने सॉफ्टवेयर के दो भाग बताए थे। एक क्या बताए थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक क्या बताया था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा क्या बताया था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बताया था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है नहीं, इसके मैंने दो भाग बताए थे, एक पैकेज सॉफ्टवेयर, एक यूजर बेस्ड सॉफ्टवेयर। जो पैकेज सॉफ्टवेयर है उसी में हमारा क्या आता है? ये दोनों चीज आते हैं, वर्ड प्रोसेसर आता है और स्प्रेडशीट आती है, तो इसी में आते हैं हमारे ये दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये आप लोग जानते हैं, बहुत प्रचलित नाम है। कौन सा? हर्षवंती बिष्ट को। और ये कहाँ की? उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की। ये कहाँ पे? उत्तरकाशी में एक कॉलेज है। क्या है? उत्तरकाशी, ठीक है, पीजी कॉलेज है। उत्तरकाशी पीजी कॉलेज की प्राचार्य है। क्या है? प्राचार्य थी। और इन्होंने कब नेहरू पर्वतारोही जो इंस्टीट्यूट था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पर्वतारोहण जो था, इससे इन्होंने कब 84 में क्या किया था? इससे शिक्षा प्राप्त की थी। क्या प्राप्त की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। और इन्होंने नंदा देवी की चढ़ाई की थी। किसकी की थी? नंदा देवी की चोटी की फतह किया था। और इनका जब चुनाव हुआ तो इनको 60 वोट मिले। 107 में कितने वोट मिले? 60 वोट मिले। और ये पहली किसकी? पर्वतारोही जो संघ है उसकी पहली अध्यक्ष बनी। उसकी क्या बनी है? पहली अध्यक्ष बनी। ये है उनकी फोटो, आप देख सकते हैं। ये है हमारी बिष्ट। ठीक है, वैसे बिष्ट भी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हमारे योगी जी भी तो बिष्ट हैं, तो इतने से लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया था। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये IOCL कंपनी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? IOCL कंपनी के द्वारा। इसमें क्या है? फाइबर, इसमें क्या है? फाइबर का सिलेंडर जो 3 लेयर का है। कितने लेयर का? 3 लेयर का सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है, जिसमें कंपोजिट गैस रखी गई है। ये 3 लेयर का जो सिलेंडर बनाया गया है, इसकी खासियत क्या है कि आग लगने पे क्या है? आग लगने पे इसमें ब्लास्ट नहीं होता। आग लगने पे क्या नहीं होता? ब्लास्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? ब्लास्ट नहीं होता। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये योजना घर घर पहुंचाने की शुरुआत गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ 5 शहरों में की गई है। कहाँ कहाँ? गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ। तो मैंने क्या बताया? ये फाइबर का बना होता है, 3 लेयर का होता है, आग लगने पे ब्लास्ट नहीं होता है। 5 शहरों में व्यवस्था शुरू की गई है। योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है। और कंपनी कौन सी है? IOCL, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। पुर्तगाली शासन से मुक्त की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार किस राज्य को 300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है? तो जानते हैं 60 साल पहले पुर्तगालों से कौन स्वतंत्र हुआ था? गोवा स्वतंत्र हुआ था। कौन स्वतंत्र हुआ था? गोवा स्वतंत्र हुआ था। कब? 61 में। कब स्वतंत्र हुआ था? 1961 में, ठीक है। तो 1961 में स्वतंत्र होने के उपलक्ष्य की जब इतनी वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो कौन हमारी वित्त मंत्री हैं? सीतारमण जो हैं वित्त मंत्री, उन्होंने क्या किया? 300 करोड़ बजट इनको दिया है। आज के सेशन में इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण मैं ज़्यादा तेज़ी से बोल नहीं पाया और कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर भी उम्मीद करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन आपके बहुत काम आएगा और हर परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन उपयोगी होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये धुआंधार क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही काम करेंगे। इसलिए क्या करिए? वीडियो को अंत तक देखिए और जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए विस्तृत होगा।